हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं क्या आपको बताने वाला हूं? आज मैं आपको बताने वाला हूं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हमारी क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट वन शॉट दूंगा। आज की क्लास कैसी होने वाली है? वन शॉट क्लास होने वाली। मैं बता दूं आपको, आज मैं आपको वन शॉट कराऊंगा, कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा, वो भी 1 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 1 घंटे तक कौन कौन रुकने वाला है? देखो, मैं वन शॉट्स तो सारे चैप्टर से करा दूं, मैं शुरू से लेकर मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक सारे वन शॉट्स करा दूं, लेकिन आप लोग वन शॉट को अटेंड नहीं करते हो। तो अगर आप लोग अटेंड नहीं करोगे तो मैं कैसे, मैं क्या भौंकता रहूंगा? आपको अटेंड करना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक अटेंड करना है। और अगर आप लोग अटेंड नहीं करोगे तो ये वन शॉट की सीरीज मैं कैसे ला पाऊंगा? तो मैं वन शॉट की सीरीज ला रहा हूं, आपको अटेंड करनी है। मतलब कौन कौन रुकेगा, कौन कौन बच्चा है जो क्लास में शुरू से अंत तक रुकेगा? आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि आप लोग शुरू से अंत तक रुकोगे और सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लोगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे परिचय के बारे में। इस चैप्टर 1 जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, इसका परिचय क्या होगा, एक पुष्प क्या होता है, एक पुष्प कैसा दिखता है वो बताऊंगा। उसके बाद पुंकेसर बताऊंगा, पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर के बाद स्त्री केसर बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको लघु बीजाणु जनन, उसके बाद गुरु बीजाणु जनन, फिर उसके बाद परागण बताऊंगा, उसके बाद निषेचन बताऊंगा, और निषेचन के अंदर मैं द्विनिषेचन बताऊंगा, डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगा। देखो, फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा जरूरी है डबल फर्टिलाइजेशन, तो वो भी बहुत जरूरी टॉपिक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा और भ्रूण से फल और बीज का निर्माण होगा, तो बीज और फल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बीज और फल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम टोटल 8 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बहुभ्रूणता भी बता दूंगा। हाँ, नौवां टॉपिक जो हमारा होगा वो बहुभ्रूणता बता दूंगा। बहुभ्रूणता, ठीक है, बहुभ्रूणता मतलब पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता भी बता दूंगा क्लास में। और उसके बाद कल की क्लास आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। कल की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। आइए सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शुरू से शुरू करते हैं। सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा, तो इसी कड़ी में शुरू से शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहला हमारा परिचय होगा। परिचय के अंदर हम पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या है हमारे पास? पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना है ये हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? पुष्प की संरचना। ये मेरे पास पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक पुष्प के अंदर जब आप एक फूल को देखते हो तो फूल के अंदर आपको 4 प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। कौन कौन चीजें होती हैं? सबसे पहले फूल के अंदर एक डंडी होती है। डंडी के साथ साथ एक फूला हुआ भाग होता है। उसके साथ हरी कलर की कलियां होती हैं और कलियों के साथ साथ पीले, नीले, हरे, गुलाबी किसी भी तरीके के फूल होते हैं। सफेद, लाल, किसी भी तरीके के फूल होते हैं। तो उनके दल होते हैं। उनके सबसे पहले क्या होते हैं? सबसे पहले डंडी होती है। डंडी, इस डंडी को क्या बोलते हैं? इस डंडी को बोलते हैं पुष्पवृंत। ये एक होती है हमारे पास पुष्पवृंत। पुष्पवृंत के साथ साथ जहां फूल जुड़ा हुआ होता है, इस फ्लावर जहां पर एक अटैच्ड होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस यानी कि पुष्पासन। तो ये क्या है? पुष्प जहां पर रखा हुआ है, जहां पर डंडी से फूल जुड़ा हुआ है, उस जगह को बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन। और ये क्या है? ये हरी हरी कलियां होती हैं, हरे कलर की होती हैं। ये हरे कलर के क्या होते हैं? बाह्य दल। ये कैसे होते हैं? हरे होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, बाह्य दल ये हरे हरे होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये फूल को सुरक्षा देते हैं। किसी भी तरीके को फूल में कोई प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। बाह्य दल सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या? ये हरे हरे ये दल, ये दल होते हैं। ये दल होते हैं। ये लाल कलर, जैसे गुलाब के अंदर लाल होते हैं, गुड़हल के अंदर लाल होते हैं, गेंदे के अंदर पीले होते हैं। तो ये फूल के कलर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, दल कैसे होते हैं? दल रंगीन होते हैं। दल जो होते हैं रंगीन होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद पुंकेसर का मतलब क्या होता है? पुष्प का नर जनन अंग। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और स्त्री केसर क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब मादा जनन अंग। ठीक है, तो ये क्या है? पुंकेसर। ये हमारे पास पुंकेसर होते हैं। ये हमारे पास पुंकेसर है ये हमारे फूल के अंदर। चित्र सेम ऐसे ही बनाना है आपको, डायग्राम बिल्कुल सेम बनाना है इस तरीके से। ये पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंड्रोसियम और इसको बोलते हैं गाइनोसियम।
पुंकेसर को इंग्लिश में बोला जाता है एंड्रोशियम और स्त्री केसर को बोला जाता है गाइनोशियम। गाइनो वर्ड्स क्या होता है, गाइनो का मतलब होता है फीमेल, मादा, ठीक है। तो ये क्या होता है, नर को रिप्रेजेंट करता है, ये नर भाग होता है पुष्प का। और स्त्री केसर जो है वो स्त्री यानी कि मादा, स्त्री भाग होता है, ठीक है, मादा भाग होता है, याद रखना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और उसके बाद जब ये जो डंडी आपको दिखाई दे रही है फूल के अंदर, फूली हुई संरचना, ये संरचना देखो, ये संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये संरचना दिखाई दे रही होगी। ये संरचना क्या होती है, ये होती है स्त्री केसर। स्त्री केसर 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले ऊपर क्या होता है, हमारे पास वर्तिकाग्र होता है, ऊपर हमारे पास वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। और इसके बाद क्या होता है, वर्तिका होती है, वर्तिका। उसके बाद सबसे नीचे क्या होता है, ये हमारे पास सबसे नीचे होता है अंडाशय। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, नीचे होता है सबसे नीचे अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड मिलता है। बीजांड के अंदर क्या मिलता है, भ्रूणकोष मिलता है। तो बीजांड और भ्रूणकोष के बारे में अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन बनेगा यहीं से, याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जब इसको, अब यहां तक पुष्प की संरचना हमने समझ ली, पहला परिचय हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। परिचय में क्या था, फूल को समझना था, फूल कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें पुष्प ग्रंथ होता है, मतलब पेडिसल होता है। उसके बाद एक फूला हुआ भाग होता है जिसको पुष्पासन बोलते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, ये बाह्य दल होते हैं, ये दल होते हैं, ये पुंकेसर होता है, ये स्त्री केसर होता है। आइए 1 बाय 1 टॉपिक को समझते हैं, यानी कि हम समझते हैं अब हम समझते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या होता है, तो यहां पर समझते हैं, ठीक है। यहां पर मेरे पास खाली जगह है, मैं यहां पर पुंकेसर को समझाता हूं। यहां पर इतनी जगह में पुंकेसर को डिस्कस करूंगा, इतने में तो आसानी से आपको पुंकेसर यहां समझाऊंगा। पुंकेसर दूसरा टॉपिक हमारा होगा, पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर क्या होता है, तो मेरे पास फूल का नर जनन अंग पुंकेसर होता है। इसको तोड़ के, मैं यहां से इसको तोड़ दे रहा हूं, काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, तो काट के यहां से इसको काट दिया। अब काट के मैं यहां लगा रहा हूं इसको, तो काट के यहां निकाल दिया मैंने इसको। इसमें क्या है, इसमें ये होता है, ये देखो, ये इस तरीके से। तो ये संरचना ये दिखाई दे रही है आपको, पुंकेसर है। पुंकेसर में 2 चीजें होती हैं, सबसे पहले परागकोश होता है और उसके बाद ये तंतु होता है। सबसे पहले ये क्या है, ये हमारे पास परागकोश है, ये हमारे पास परागकोश है, परागकोश। और उसके बाद परागकोश मतलब पॉलन सैक, ये हमारे पास पॉलन सैक, और ये हमारे पास फिलामेंट है, तंतु है मेरे पास, तंतु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिलामेंट। ये फिलामेंट है, ये हमारे पास पॉलन सैक है। और पॉलन सैक के अंदर क्या भरा होता है, अब ये कैसी संरचना होती है, आइए आपको दिखाता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके संरचना। अब इसको जब मैं देखता हूं तो ये 2 पालित 4 कोष्ठी संरचना होती है, ये 2 पालियों में बटी हुई होती है। तो पुंकेसर जो होता है, क्वेश्चन आता है, ये द्विपालित होता है, पालित 2 पालियां होती हैं इसमें, ठीक है। पुंकेसर में कितनी पालियां होती हैं, 2 पालियां। कौन कौन सी, एक पाली ये, मतलब 2 पालियां होती है, मतलब बायलोब्ड होता है। उसके बाद इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले 2 पालियां होती हैं, यानी कि 2 लोब्स होते हैं। मैं बता दूं, बाइलोब्ड क्यों बोला मैंने, मेरे पास इसको उठाया और मैंने इसको 20 से काट दिया, मैंने इसको यहां से काट दिया, अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, अब मेरे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के अंदर जो ये था, यहां से काट दिया, अब ऐसी संरचना दिखेगी, अनुदैर्ध्य काट है ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य काट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 4 लघु बीजाणुधानी मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल रिलेट कर दूं, देखो बायो को कैसे पढ़ना है, रिलेट करके। सबसे पहले फूल के बारे में सोचो, फूल के अंदर पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के अंदर क्या होता है, परागकोश होता है, तंतु होता है। तो परागकोश को जब मैं 20 से काट रहा हूं, अनुदैर्ध्य काट देख रहा हूं, तो उसके अंदर 2 पालियां मिलती हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब 4 चैम्बर होते हैं और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर हम जब हमारे पास 4 प्रकोष्ठ होते हैं, तो चारों के अंदर हम देखेंगे तो लघु बीजाणुधानियां मिलेंगी। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इनके अंदर ही होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन होगा, और उसके द्वारा क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे, जो बाद में मॉडिफाइड होकर परागकण बनेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है इसके अंदर, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी, ये क्या है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु
लघु बीजाणु धानी है ये हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसकी चार परतें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली परत ये बना दी, उसके बाद दूसरी परत होती है, इसके अंदर दूसरी परत होती है, दूसरी परत के बाद इसमें क्या होता है, इसके अंदर चार, इस तरीके से तीसरी परत मैंने बना दी, इसकी तीसरी परत बना दी, इसके अंदर चार परतें होती हैं। सबसे लास्ट वाली परत से क्वेश्चन बहुत आता है, ये तीसरी चौथी परत बना दी, चौथी परत बना दी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कि जो हमारे पास ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने जो हमारे पास भ्रूण कोष था, भ्रूण कोष को मैंने काट दिया, तो भ्रूण कोष को काटने पर हमें चार धानियां मिली। पहली लघु बीजाणु धानी, दूसरी धानी, तीसरी धानी, चौथी धानी। अब इनके अंदर क्या बनेगा, इनके अंदर होगा लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर होगा लघु बीजाणु जनन, जिससे क्या बनेंगे, जिससे परागकण बनेंगे, इससे परागकण बनेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या है, ये बाह्य चर्म है, ये क्या है, ये बाह्य चर्म। सबसे पहले क्या है, बाह्य चर्म, बाह्य चर्म मतलब एक्टोडर्मिस, बाह्य चर्म। ये क्या है, ये क्या है, ये अंताचर्म है, ये अंताचर्म, अंताचर्म। ये बीच वाली मध्य चर्म, मध्य चर्म, मध्य चर्म, मध्य चर्म। उसके बाद ये लास्ट वाली क्या है, लास्ट वाली मेरे पास टैपेटम है, टैपेटम। और क्वेश्चन टैपेटम से आएगा, क्वेश्चन टैपेटम से आएगा। तो लास्ट वाली टैपेटम है। अब टैपेटम क्या करेगी, टैपेटम का काम क्या होता है, ये जो विकसित हो रहे परागकण हैं उन परागकणों को पोषण देना होता है काम इसका। तो टैपेटम का काम याद रखो, टैपेटम जो हमारे पराग कोष होता है, ये पराग कोष की सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत क्या होती है, टैपेटम। टैपेटम का काम क्या होता है, टैपेटम का काम होता है पोषण देना। किसको पोषण देना, परागकणों को पोषण देना। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, मैं टिक लगा दूं यहाँ पे, क्वेश्चन टिक। पोषण देना काम होता है, पोषण देना, ठीक है, पोषित करना, पोषण देना, परागकणों को पोषण देना टैपेटम का काम होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा सारे टॉपिक्स अच्छे से, ठीक है। तो लघु बीजाणु धानी हमारे पास चार हो गई। अब ये चारों लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु जनन होगा। क्या होगा, लघु बीजाणु जनन होगा, जिससे इनके अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। मैं बता देता हूं कैसे लघु बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से देखो, इनके अंदर लघु बीजाणु क्या होते हैं, लघु बीजाणु क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं परागकण। परागकण क्या होते हैं, परागकण क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भेद होता है, जिसके अंदर नर युग्मक भरा होता है, ठीक है। ये है, ये परागकण हमारे पास, या परागकण आप इनको मान सकते हो लघु बीजाणु को। और ये क्या है, बीच में क्या भरा हुआ है, बीच में भरा हुआ है लघु बीजाणु जन ऊतक, मेगा स्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू भरा हुआ है, मतलब लघु बीजाणु जन ऊतक भरा हुआ है इसके अंदर। अब मैंने आपको पुंकेसर बताया, पुंकेसर में सिर्फ इतना सा याद रखना है कि पुंकेसर जो होता है उसमें एक तंतु होता है और एक परागकोश होता है। परागकोश को जब मैं काटता हूं तो उसके ट्रांसवर्स सेक्शन देखता हूं, अनुदैर्ध्य काट देखता हूं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। इसमें चार प्रकोष्ठ होते हैं, दो पालियां होती हैं, चार परतें होती हैं। सबसे आंतरिक वाली परत याद रखनी है और कोई परत याद नहीं रखनी। आंतरिक परत का काम नाम क्या होता है, टैपेटम। टैपेटम का काम क्या होता है, पोषण, बस इतना याद रखना है। पुंकेसर को अब गोली मारो। अब बात करते हैं स्त्री केसर के ऊपर। आइए स्त्री केसर को समझते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। स्त्री केसर को अब बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ स्त्री केसर के ऊपर। स्त्री केसर भी बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान सा, इजी सा, ईजीएस्ट टॉपिक है। देखो मैं यहाँ पर अभी मुझे नहीं पता कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, यकीन मानो कि आप लोगों को पढ़ा के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि जब आप लोगों का एग्जाम होगा मैं बिल्कुल कंसेप्चुअली पढ़ाऊंगा और आपको यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे, 100% गारंटी से क्वेश्चन मिलेंगे। बस वीडियो को पूरा देखो, लेक्चर पूरा अटेंड करो, तभी आपके वन शॉट्स आएंगे, वरना मैं कैसे पढ़ाऊंगा। जब आप पढ़ोगे नहीं तो मैं वन शॉट क्यों लाऊंगा। आप वन शॉट ला रहा हूं तो इनको अच्छे से यूज करो, ठीक है। अब बात करेंगे, मैंने पुंकेसर आपको बता दिया, अब बात करेंगे स्त्री केसर के ऊपर। स्त्री केसर तो देखो ये भाग हमारे पास, अब ये भाग क्या था, पुंकेसर। ये जो डंडियां 1 2 3 4 आपको जो चार ये दिखाई दे रही थी, ये हमारे पास नर जननांग थे। अब बात करेंगे स्त्री केसर के ऊपर। अब स्त्री केसर क्या है, ये संरचना, ये हमारे पास स्त्री केसर है। तो अब इसको यहां पर समझाते हैं, निकाल देते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो यहां बताऊंगा स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर स्त्री केसर के अंदर 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। आइए देखते हैं, ये क्या है हमारे पास, स्त्री केसर की संरचना। सबसे ऊपर क्या है हमारे पास, वर्तिकाग्र, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र,
वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिका, मतलब स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वर्तिका इसको बोलते हैं स्टाइल। और लास्ट वाली जो हमारे पास ये सबसे फूला हुआ, बहुत फूला हुआ इन्फ्लेमेटेड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंडाशय, यानी कि ओवरी, अंडाशय होगा हमारे पास ये अंडाशय। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वर्तिकाग्र होता, उसके बाद वर्तिका होगा, उसके बाद हमारे पास अंडाशय होगा। अंडाशय ही मुख्य ऑर्गन है। अंडाशय के बारे में समझ गए, मतलब आपका पूरा खेल समाप्त, आप सब कुछ समझ गए हो। क्या है समझाऊं आपको, ठीक है, यहां पर आओ। अब ये फूला हुआ भाग, सबसे पहले परागकण, यहां से परागकण निकलेगा, इसके अंदर क्या होगा, परागकण बनेगा, परागकण बनेगा, इसके अंदर परागकण बनेगा, और परागकण क्या करेगा, परागकण इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर अवतरित होगा, या कहीं और से आएगा परागकण। तो जब इसके ऊपर परागकण आएगा, इस तरीके से आएगा, परागकण आएगा, बैठ गया, तो बैठने के बाद यहां से पॉलन ट्यूब बनेगी और यहां पर निषेचन करेगी, यहां पर निषेचन होगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा भ्रूण कोश, मतलब भ्रूण कोश। ठीक है, समझाता हूं भ्रूण कोश क्या होता है। यहां बीजांड मिलेगा, एक तरीके का बीजांड होगा, बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या मिलेगा, भ्रूण कोश मिलेगा। ये मेरे पास बीजांड है, ये मेरे पास क्या, ये बीजांड है, बीजांड, बीजांड, ये हमारा बीजांड, बीजांड मतलब ओव्यूल, बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल, अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं ओव्यूल। तो अंडाशय के अंदर मिलता है बीजांड, बीजांड के अंदर मिलता है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश, ये क्या, ये हमारे पास भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूं, भ्रूण कोश है, मतलब इसके अंदर भ्रूण मिलेगा, इसके अंदर हमें मादा मिलेगी, मादा भाग मिलेगा। नर भाग हम देख चुके हैं, किसके अंदर मिलेगा, नर भाग ये है, इसके अंदर परागकण मिलेंगे, परागकण के अंदर हमें नर युग्मक मिलेगा। अब हमारे पास ये है, ये क्या है, ये मादा भाग है, इसके अंदर क्या मिलेगा, मादा युग्मक मिलेगा। तो नर युग्मक इसके अंदर, मादा युग्मक इसके अंदर। ठीक है, अब समझाता हूं आपको, अब आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर क्या होगा, भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाएं मिलेंगी। सबसे पहली कोशिका क्या होगी, 3 मिलेंगी कोशिकाएं हमें। इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या संरचना होगी, 7 कोश की है, 8 केंद्र की है। इसके अंदर हमें 7 कोशिका मिलेंगी और 8 केंद्रक मिलेंगे। सबसे पहले हमारे मिलेंगी एंटीपोडल सेल, इनको क्या बोलेंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। और ये बीच में क्या मिलेंगे, ध्रुवी केंद्रक मिलेंगे, 2n होंगे ध्रुवी केंद्रक। और यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल्स मिलेंगी और बीच में एक अंड कोशिका यानी कि एग सेल मिलेगी। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैं इसको बाहर निकाल के समझाता हूं आपको, क्या है ये स्ट्रक्चर है। देखो ये 3 क्या है, 3 हमारे पास प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, यानी कि 3 हमारे पास एंटीपोडल सेल हैं। तो ये हमारे पास n है, ये n है, ये n है। अब हमारे पास बीच में क्या है, बीच में हमारे पास 2n है, 2n मतलब ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक है 2n, हमारे पास बीच में 2n यानी कि ध्रुवी केंद्रक है। अब नीचे क्या है, नीचे हमारे पास एक सहायक कोशिका है, मतलब ये क्या है, सिनर्जिड सेल इसको बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास, सिनर्जिड सेल। इसके बीच में क्या होगी, अंड कोशिका, अंड कोशिका सबसे बड़ी होगी यानी कि एग सेल। और वास्तविकता में निषेचन कहां पर होगा, अंड कोशिका में होगा। और यहां पर छोटे छोटे इस तरीके से फिलीफॉर्म संपुट होंगे, मतलब उंगली नुमा संरचनाएं निकली होंगी ऐसे ऐसे इस तरीके से, याद रखना। ये क्या होगा, ये एन होगा, ये भी एन होगा, ये भी एन होगा। तो इसमें केंद्रक कितने होंगे, कितने केंद्रक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, तो 8 केंद्रक होंगे, 8 केंद्रक होंगे। कितने केंद्रक होंगे, 8 केंद्रक होंगे, 8 केंद्रक। और कोशिका कितनी होगी, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 5 6 7, तो 8 केंद्रक होंगे, 7 कोशिकाएं होंगी, 7 कोशिका होंगी। आपको सिखा दिया मैंने, बिल्कुल आसान है चित्र, तो बिल्कुल आसान चित्र है। क्या चित्र है, क्या चित्र है कि यहां से यहां, तो यहां से मैंने निकाला यहां, ये हमारे पास स्त्री केसर है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, सबसे पहले वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर आपको बीजांड मिलेगा, बीजांड के अंदर आपको ये भ्रूण कोश मिलेगा। मैंने भ्रूण कोश को बाहर निकाल दिया, ठीक है। भ्रूण कोश के अंदर 7 केंद्रक, 8 केंद्रक मिलेंगे, 7 कोशिकाएं मिलेंगी। 3 कोशिका प्रतिमुखी कोशिकाएं होंगी और ये होंगी आप, ये 2 सहायक कोशिकाएं होंगी, ये अंड कोशिका होगी, बीच में ध्रुवी केंद्रक होंगे। इस तरीके की पूरी संरचना आपको दिखाई देगी भ्रूण कोश के अंदर। अब जब निषेचन होगा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब मैं बताऊंगा आपको लघु बीजाणुजनन और गुरु बीजाणु। मैं आपको बता चुका हूं लघु बीजाणुजनन और गुरु बीजाणुजनन ये क्या होता है। देखो लघु बीजाणुजनन और गुरु बीजाणुजनन की परिभाषा बता देता हूं, बहुत आसान है। देखो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, जितने आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा। तो क्या होता है गुरु बीजाणुजनन, मैं यहाँ पर परिभाषा लिखाता हूँ, मैं इसको मेटना नहीं चाहता, यहाँ पर लिखा देता हूँ। यहाँ पर गुरु बीजाणु क्या, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु किसे कहते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं। आशा करते हैं आपने दोनों डेफिनेशन को लिख लिया होगा। दोबारा से लिख लो, मैं दोबारा से बोल रहा हूं उसको। क्या है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं। और गुरु बीजाणु में क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक मात्र कोशिका होगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जैसे कि मेरे पास एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2n है, ये 2n है मेरे पास। इसमें क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, तो मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4, इसमें 4 कोशिकाएं बनेंगी और ये 4, इसमें 4 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है, और 3 नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए बोलते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणुज विकास होता है। तो ये क्या है, 2n से 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाओं में 3 नष्ट हो जाएंगी, एक बचेगी कोशिका, यहां पर एक कोशिका बचेगी, एक सिंगल सेल बचेगी। इसको बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणुज विकास। क्वेश्चन यहां से भी आता है, ठीक है। तो एक कोशिका बचेगी, एक सिंगल सेल बनेगी, इसको क्या बोलेंगे, लघु गुरु बीजाणु। तो ये गुरु बीजाणु हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु समझना। परागण, अब परागण क्या होता है, परागण समझाता हूं। परागण देखो, ये दोनों टॉपिक मैंने समझा दिए। वही है कि मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्माण हो गया। दोनों टॉपिक समझ में आ गए। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना, मैं कमेंट के थ्रू आपको आंसर रिप्लाई दूंगा। और कौन कौन बच्चा अभी तक पढ़ रहा है मुझे बताओ, मैं समझूं आप लोगों की, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, मैं समझूं इस चीज को। परागण किसे कहते हैं, परागण बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परागण, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। परागण क्या होता है, परागण इसको समझाता हूं। परागण को क्या होता है, परागण, ठीक है। तो मेरे पास परागण होगा इस तरीके से। मैं यहाँ पर बड़ा सा बनाता हूँ एक भ्रूण कोश, मैं यहाँ पर एक बड़ा सा भ्रूण कोश बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। बड़ा सा भ्रूण कोश बना दिया। अब मेरे पास यहाँ से एक पुष्प है, एक पुष्प मेरे पास ये है। इस पुष्प में से क्या होगा, इस पुष्प में से क्या होगा, परागकण निकलेंगे, परागकण निकलेंगे और परागकण निकलते निकलते इस तक पहुँचेंगे, ठीक है, निकलते निकलते, ठीक है। तो परागकण निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे। परागकण हवा के द्वारा गए, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा गए, हवा के द्वारा आ गए इस पर, ठीक है। हवा के द्वारा इस पर आ गए, किसके द्वारा, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा। तो परागण की परिभाषा, ये जो प्रक्रिया है, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण के स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है। क्या होगा कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागकण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर परिभाषा। क्या लिखेंगे कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, मतलब एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प ये है। पुष्प का मैंने सिर्फ यहाँ स्त्री के सर भाग बनाया है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागकण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे या पॉलिनेशन बोलेंगे। परागण कहते हैं। ये है चित्र पूरा, आप समझ जाओ कि यहां से परागकण निकलेगा, मतलब एक फूल से दूसरे फूल में परागकण जा रहा है। तो ये परागकण जा रहे हैं हवा के द्वारा। अब ये यहां पर जाएंगे तो क्या होगा, देखो परागकण को मैं समझा दूं। सबसे पहले परागकण का आप क्या जानना चाहते हो, परागकण की संरचना कैसी होती है। आइए सबसे पहले मैं इस संरचना को निकाल के बाहर बड़े डिटेल में समझाता हूं, फिर आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसको मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो परागकण, ये परागकण मेरे पास है, परागकण। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 नरयुग्मक हैं। इसके अंदर नरयुग्मक ये घूम रहा है, एक नरयुग्मक, दूसरा नरयुग्मक ये घूम रहा है। तो इसके अंदर 2 नरयुग्मक हैं, पहला नरयुग्मक, दूसरा नरयुग्मक। और इसके अंदर क्या है, दो लेयर है, 2 चोले हैं, मतलब 2 बाहर की तरफ परतें हैं। एक परत ये है और दूसरी परत ये है। तो पहली परत जो होगी, जो बाह्य परत होगी और आंतरिक परत होगी, इनके बारे में। जो बाह्य परत होगी वो जगह जगह पर टूटी हुई होगी, जैसे जगह जगह पर टूटी हुई होती है। ये परत जो होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। किसकी, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और आंतरिक परत किसकी बनी होती है, आंतरिक परत बनी होती है हमारे पास पैक्टोसेलुलोज की। तो हमारे पास 2 टाइप्स की हमारे पास पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में हमारे पास 2 टाइप्स की हमारे पास कवरिंग होगी। सबसे पहली कवरिंग होगी हमारे पास पॉलन ग्रेन की,
पॉलन ग्रेन की हमारे पास कवरिंग होगी, सबसे पहली कवरिंग होगी हमारे पास जिसकी जो बाह्य संरचना होगी उसको बोलेंगे स्पोरोपोलन, और दूसरी संरचना होगी इसको बोलेंगे पैक्टोसेलुलोज की स्ट्रक्चर। हाँ, तो अब आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। और यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीटली इसको स्ट्रक्चर इसको पूरे तरीके से घेर नहीं रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ी जगह छूटी हुई है। यहाँ पर देखो जगह छूटी हुई है, ये जगह छूटी हुई है यहाँ पर हल्की हल्की, तो यहाँ पर जगह छूटी है। और इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर बनेगा पॉलन ट्यूब बनेगा। यहाँ पर मैं समझाता हूँ थोड़ा, इससे यहाँ पर बनेगा पॉलन ट्यूब बनेगा, यहाँ से बनेगा पॉलन ट्यूब, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब्स बनेंगे, पॉलन ट्यूब्स। तो पॉलन ट्यूब्स के थ्रू क्या होगा, पॉलन ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, पॉलन ट्यूब्स के थ्रू यहाँ पर जो नर युग्मक होंगे, दोनों नर युग्मक अंदर आ पाएंगे, यहाँ पर अंदर आ पाएंगे, नर युग्मक होंगे। तो इस तरीके से परागकण की संरचना होगी, आपको दिखाई दे रही होगी। मैं इसको मेट कर दोबारा से समझाता हूँ आपको, ठीक है। परागण क्या होता है, पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पास आइए दोबारा से, एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड के लिए मैं एक सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ। अरे एक सेकंड, अरे हो जाएगा। तो हाँ, मेरे पास ये फ्लावर है, पहला फर्स्ट फ्लावर है हमारे पास, ये फर्स्ट फ्लावर है, एंड मेरे पास ये सेकंड फ्लावर है, सेकंड फ्लावर है। इस सेकंड फ्लावर में हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास पहला फूल होगा और दूसरा फूल होगा। इसके अंदर हमारे पास सेपल्स होंगे, ये मतलब बाह्यदल होंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये पेटल्स होंगी उसकी, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर पेडिसल के साथ जुड़ा हुआ यहाँ पर थैलेमस होगा। और यहाँ पर भी इस तरीके से ये होगी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और यहाँ पर हमारे साथ होंगे एंड्रोस्टियम और गाइनोस्टियम, दोनों चीज़ें होंगी हमारे पास यहाँ पर भी। अब जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होगा कि इस फूल से जो परागकण निकलेंगे, जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, वो इस फूल से निकलेंगे और दूसरे फूल पर जाएंगे, इस फूल पर जाएंगे। मतलब यहाँ से इसके एंड्रोसियम से निकलेंगे और इसके गाइनोसियम पर जाएंगे। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं, इसके स्थानांतर को, इसके ट्रांसफर की प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं, इस चीज़ को पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा उसको हम डिटेल में समझेंगे। अब इस प्रोसेस को मैं नीचे लेके आता हूँ। पॉलिनेशन में क्या होगा, मेरे पास एक स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल होगा, ओवरी होगा। तो हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र होगा। उसके बाद ये हमारे पास वर्तिका होगा यानी कि स्टाइल होगा। उसके बाद हमारे पास ये अंडाशय होगा यानी कि ओवरी होगा, अंडाशय होगा। अंडाशय के अंदर हमें क्या मिलेगा, अंडाशय के अंदर हमें मिलेगा भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक मिलेगा, एम्ब्रियो सैक। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक होगा। इसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल मिलेंगे जो मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा ध्रुवी केंद्र यानी कि पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा। उसके बाद हमारे पास होंगी दो हमारे पास सिनर्जिड सेल्स होंगी जो इसकी सहायता करेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे बीच में होगी सबसे बड़ी हमारे पास होगी अंडकोशिका जिसको बोलेंगे एग सेल, ठीक है। और यही मेन होगी, यहीं पर निषेचन होगा। अब हमारे पास जो परागकण यहाँ पर आया है, मैं यहाँ पर उसको उतार देता हूँ, बड़ा सा परागकण। तो ये परागकण जो आया हुआ है इसके अंदर 2 नर युग्मक होंगे इसके अंदर। अब इससे क्या होगा, इस पे मैंने बताया था इसके अंदर 2 कवरिंग होगी। सबसे पहली कवरिंग होगी स्पोरोपोलिन की और दूसरी कवरिंग होती है पैक्टोसेलुलोज की। तो जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं मिलता है उस जगह पर पॉलन ट्यूब बनती है। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से बनेगी और इस तरीके से यहाँ से आएगी, इसके अंदर घुसेगी। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से बनेगी, इस तरीके से अंदर आएगी। तो यहाँ से पॉलन ट्यूब के थ्रू नर युग्मक आएंगे। तो पहला नर युग्मक आ गया, दूसरा नर युग्मक आ गया। तो ये दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले आएंगे, इस तरीके से अंदर आ जाएंगे। तो अंदर आएंगे तो क्या होगा, तो इससे बनेगा यहाँ पर एक भ्रूण बन जाएगा और दूसरा यहाँ पर बन जाएगा। तो एक नर युग्मक यहाँ पर निषेचन करेगा, दूसरा यहाँ पर निषेचन करेगा, दोनों आपस में निषेचन कर देंगे, ठीक है, दोनों आपस में निषेचन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस तरीके से ये इससे बनेगा भ्रूणपोष बनेगा। इसका पोषण अब ये बाद में ये नष्ट हो जाएगा, फिर ये बनेगा यहाँ पर भ्रूणपोष, भ्रूण यहाँ पर 3n बनेगा। तो 2n के साथ n मिल जाएगा तो 3n बनेगा। और इसको बाद में ये खा लेगा, तो ये बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, और बड़ा होकर ये क्या बन जाएगा, ये भ्रूण बन जाएगा। और ये 3 कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाएंगी, 2 सहायक कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाएंगी। तो ये बड़ी सी संरचना बनेगी, बड़ा सा भ्रूण बनेगा एक। और भ्रूण क्या बनाएगा, भ्रूण जो होता है परागण के बाद निषेचन हुआ, निषेचन के बाद बीज, और इससे क्या बनेगा, इससे बीज बनेगा।
अंडाशय से क्या बनेगा, अंडाशय से फल बनेगा, अंडाशय से फल बनेगा, बीजांड से बीज, अंडाशय से फल। इस तरीके से पूरा चैप्टर जो होता है हमारा बहुत आसान तरीके से बनता है। अब बात करेंगे बहुभ्रूणता क्या होती है। एक बीज में बहुभ्रूणता क्या होती है, बीज बन गया हमारे पास बीज। अब बहुभ्रूणता क्या होती है, एक बीज में बहुत से भ्रूणों की उपस्थिति। बहुभ्रूणता क्या होती है, एक ही बीज में क्या होता है बहुभ्रूणता कि एक बीज में एक बीज है हमारे पास, उसमें बहुत से भ्रूण हैं, बहुत से भ्रूण हैं, बहुत भ्रूण मतलब एक भ्रूण में बहुत से भ्रूण, एक बीज में बहुत से भ्रूण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक बीज में बहुत से भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। याद रखना बहुभ्रूणता क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता क्या होती है, एक बीज में बहुत से भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। याद रखना ल्यूवेनहॉक ने। तो ये प्रोसेस बनता है। अब यहाँ से बनता है यहाँ से बनता है बीज, यहाँ से बनता है बीज और इससे बनता है, इससे भ्रूण होता है, भ्रूण से बन जाता है फल पूरा। और जो अंडाशय है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पूरे प्रोसेस को समझाते हुए। अंडाशय, अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय से क्या बनता है, अंडाशय से फल बनता है, फल। और बीजांड से क्या बनता है, बीजांड से क्या बनता है, बीजांड से बनता है बीज। अंडाशय से बनता है फल, बीजांड से बनता है बीज। इस तरीके से। तो आशा करते हैं आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको बहुत अमेजिंग ढंग में समझाने की। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये बताना मत भूलना कि कौन सा बच्चा शुरू से लेकर अंत तक रुका है और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। मिलते हैं अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।